हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के करेंट अफेयर सेशन में 10 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मांडोस का नामकरण किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठ रहा है जो कि दक्षिण भारत के तटीय राज्यों को प्रभावित कर सकता है। इस तूफान का नाम है मांडोस। अब ये बताइए, इस तूफान का नामकरण किसने किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने इसका नामकरण किया है और इस चक्रवाती तूफान का नाम है मांडोस। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। यहाँ की करेंसी है दिरहम। दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में MCD चुनाव हुआ है और इसमें पार्षद के रूप में चुनी गई हैं बॉबी किन्नर। और बॉबी किन्नर जो हैं दिल्ली MCD चुनाव में पार्षद बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। देखिए, अब जितने भी पार्षद हैं और कुछ विधायक मिलकर दिल्ली के मेयर का चुनाव करेंगे। तो मेयर का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता जो है पार्षद का चुनाव करती है और पार्षद लोग जो है वोट करते हैं मेयर के लिए। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, दिल्ली MCD चुनाव में पार्षद के रूप में चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं बॉबी किन्नर। दिल्ली के CM कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान में? विनय कुमार सक्सेना हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों, ये है मेघालय। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, ये एशिया का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसने ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क की शुरुआत की है। क्या है इसका उद्देश्य? तो राज्य के हर कोने में जल्द से जल्द स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को पहुंचाना है। ठीक है, तो पूरे राज्य भर में तेज़ी से ज़रूरी चीज़ों को डिलीवरी करने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, और किसने शुरू की है? मेघालय की सरकार ने। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG अवार्ड जीता है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में रूस में वित्तीय सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा ने EAG अवार्ड जीता है। ठीक है, EAG जो संस्था है ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक यूरेशियन समूह है। आप ऐसे बोल सकते हैं, एक रशियन समूह है। ठीक है, FATF के जैसा ही काम करता है। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को रोकने के लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में EAG अवार्ड जीता है रूस में। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। इसके संस्थापक थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। वर्तमान में इस बैंक के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया और इस बैंक के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक
दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की सूची में पहले स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात है, यानी UAE। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 87वां है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान 95वें नंबर पे है और पहले स्थान पे है UAE। और देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था 2022 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें पहले स्थान पे रहा था जापान। ठीक है, और ये है आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पे है यूनाइटेड अरब अमीरात। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस बैठक का विषय है इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर की बात करें तो देखिए दोस्तों, भारत सबसे अधिक FDI किस देश से प्राप्त करता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सिंगापुर से। एक पॉइंट और ध्यान में रखिए, हाल ही में वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 जारी की गई है, उसमें सिंगापुर को पहला स्थान मिला और उसमें भारत 48वें स्थान पर था। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग, यहाँ की करेंसी है डॉलर। सिप्री के दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो देखिए दोस्तों, सिप्री ने हाल ही में दुनिया के टॉप 100 रक्षा कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें 2 भारतीय कंपनियों को भी जगह मिली है और ये कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 42वें स्थान पर है, नोट कर लीजिए, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसमें 63वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, और टॉप 100 रक्षा कंपनियों की सूची में चीन का CSSC जो कंपनी है ये पहले स्थान पर है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को। सिप्री के संस्थापक थे तेज एयरलैंडर और अल्वा मायाडल। सिप्री का मुख्यालय स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में है। और देखिए दोस्तों, हर साल नोबेल प्राइज कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, इसमें से 5 क्षेत्रों में पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और एक शांति के क्षेत्र में पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दी जाती है, याद रखिए। सिप्री के वर्तमान में चेयरमैन हैं स्टीफन लोफवेन। बेलागावी सीमा विवाद का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो देखिए दोस्तों, बेलागावी सीमा विवाद हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था और ये विवाद जो है 2 राज्यों के बीच है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। ऑप्शन ए राइट आंसर। बेलागावी को ही बेलगाम भी कहा जाता है। ठीक है, बेलगाम। वैसे इस पर कर्नाटक का आधिपत्य है, यानी कर्नाटक राज्य में है, लेकिन महाराष्ट्र बोलता है कि ये मराठी भाषी क्षेत्र है, तो ये महाराष्ट्र का हुआ। तो इन राज्यों का जब भी गठन हुआ था तभी से ही बेलागावी सीमा विवाद है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हाल ही में क्यों सुर्खियों में था? क्योंकि महाराष्ट्र के 2 मंत्री बेलागावी जाने वाले थे, लेकिन बेलागावी के जो DM हैं उन्होंने इनकी यात्रा पर रोक लगा दी, जिसके कारण जो है ये विवाद खड़ा हो गया और काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बेलागावी सीमा विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं, मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर ये शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में समुद्री उद्योग में आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए दोस्तों, ये है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में समुद्री उद्योग में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक समुद्री सिंगल विंडो सिस्टम अपनाने का प्रस्ताव दिया है और भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं किटैक लिम। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए किसने प्रस्ताव रखा था? भारत ने प्रस्ताव रखा था और यूनाइटेड नेशन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी अब ध्यान में रखिएगा, 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2023 को। इसी अवसर पर हाल ही में एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया इटली की कैपिटल रोम में। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। और इसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं शोभा के, इन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। वैसे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और शोभा के जो हैं यानी करंदलाजे, ये कृषि राज्य मंत्री हैं। तो खाद्य और कृषि संगठन के हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय रोम में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं कू डोंग यू और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मोट्टो है, आदर्श वाक्य है, लेट देयर बी ब्रेड। हाल ही में किस भारतीय मूल की शिक्षिका को ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की शिक्षिका हैं वीना नायर। इन्हें हाल ही में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। करेंसी है डॉलर। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए दोस्तों, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? फिजी में किया जाएगा, फिजी कंट्री में। और इस तरीके से ये प्रशांत क्षेत्र का पहला देश होगा जहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। पिछली बार 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में किया गया था। कहाँ पर? मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में, ठीक है दोस्तों। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था उसे भी ध्यान रखिएगा। 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। वहीं विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ितों के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबा नाम वाला ये दिवस है और ये दिवस हर साल मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 9 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, याद रखिए। 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या है? तो देखिए दोस्तों, हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है और 2022 का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर।
इस साल का स्लोगन है यानी कैंपेन है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। वहीं थीम है डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। और देखिए पिछले साल इस दिवस का थीम था इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, फिल्म चीयर्स में निभाए गए रोल के लिए एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली किस मशहूर अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो देखिए दोस्तों, ये हैं क्रिस्टी एली, हॉलीवुड अभिनेत्री थी, अमेरिकन अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में 71 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। चीयर्स फिल्म के लिए काफ़ी मशहूर हुई थी, इसके लिए इन्हें एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। इन्हें दुष्यंत चौटाला के स्थान पर नियुक्त किया गया है और मेघना अहलावत जो हैं ये दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं और दुष्यंत चौटाला वर्तमान समय में हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, ठीक है। तो दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, अभी वो पद से हट गए हैं। उनके स्थान पर उनकी पत्नी मेघना अहलावत इस संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। वहीं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव बने हैं कमलेश मेहता, जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं, ठीक है। इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। पटेल नागेंद्र रेड्डी जो हैं इन्हें इस संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, कुछ दिन पहले ही तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम बदलने की घोषणा कर दी गई थी। अभी हाल ही में देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके नाम बदलने की मंजूरी भी दे दी है। अब इसका आधिकारिक नया नाम हो गया है भारत राष्ट्र समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। और इस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? इस पार्टी के अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव, जो कि वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से इस पार्टी का गठन किया गया था 2001 में। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले आप सभी लोग यूपीआई से जो पेमेंट करते थे, यूपीआई पर रजिस्टर्ड करने के लिए आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था और बैंक से पैसे कटते थे। लेकिन अब जो लोग क्रेडिट कार्ड धारक हैं वो भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। रेजर पे की स्थापना 2014 में हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु में है। रेजर पे के संस्थापक और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं शशांक कुमार और हर्षिल माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में झारखंड में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था और इस तरीके से इस राज्य में साल का ये दूसरा मेगा स्वास्थ्य शिविर था, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया? झारखंड के सरायकेला खरसावां में। इसके पहले इसी साल जून महीने में झारखंड के खूंटी में इस तरह का मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र एन रवि, ठीक है, RN रवि। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में क्लीन एनर्जी का बढ़ावा देने के लिए कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण की मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा अभी ये न्यूज़ में नहीं दिखा, सिर्फ इतना याद रखिए, भारत में 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। और पहले से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा प्लांट्स किस राज्य में, ध्यान रखिए। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है, कलापक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में है। इन सभी को ध्यान रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।